अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी लाश जिंदा हो गई का चौथा हिस्सा। देर तक डॉक्टर अरशद कब्रिस्तान से आती उल्लू की आवाज सुनता रहा। फिर रात गए उसे नींद आ गई। किले पर हर तरफ गहरी खामोशी छा गई। सारे किले पर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ डॉक्टर फैसल और डॉक्टर अरशद की ख्वाबगाहों में लैंप की धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। ठीक उस वक्त किले की वीरान बाग के दरख्तों में सरसराहट सी सुनाई दी। यूं लगा जैसे कोई खुश्क पत्तों पर चल रहा है। चांद बादलों की ओट में छुपा हुआ था और कोहरे में उसकी रोशनी बड़ी धुंधली होकर पड़ रही थी। एक लुमड़ी झाड़ियों में से निकलकर भागी और दूसरी तरफ गायब हो गई। खुश्क पत्तों पर कदमों के चलने की आवाज ज्यादा करीब आती गई। अचानक एक कुत्ता बेर बहुटी की झाड़ियों से निकला और दरख्तों के बीच में उस रास्ते में खड़ा होकर भौंकने लगा जहां शाखों के गिरे पड़े खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। कुत्ता भौंकते भौंकते रुक गया और उसके बर्दन पर लर्जा सा तारी हो गया, इसलिए कि कुत्ते के सामने कोहरे में से निकलकर खून आलूद पट्टियों में लिपटी हुई जिंदा कवि हैकल लाश खड़ी थी। जो ही लाश आके बढ़ी, कुत्ते ने दोबारा भौंकना शुरू कर दिया। लाश ठिठक गई। कुत्ता भौंकता हुआ एकदम पीछे हटा और उसने जिंदा लाश पर हमला कर दिया। लाश अपनी जगह से बिल्कुल ना हिली। उसने अपना एक लंबा बाजू आगे बढ़ाया और कुत्ते को टांगों से पकड़कर ऊपर उठा लिया। उसके साथ ही एक शोला सा लपका और कुत्ते ने लाश के हाथों में ही जान दे दी। लाश ने कुत्ते को दरख्तों में उछाल दिया और फिर खुश्क पत्तों पर कदम कदम आगे बढ़ने लगी। किले का अकबी दरवाजा अब बिल्कुल सामने था। आधी रात के अंधेरे और खामोशी में लाश पुराने किले का वीरान सहन अबूर करके अकबी दरवाजे के सामने आकर रुक गई। दरवाजा अंदर से बंद था और उस पर लोहे का जंगला चढ़ा हुआ था, मगर ये जंगला लाश की ताकत के आगे कोई हैसियत नहीं रखता था। लाश ने दोनों हाथों से जंगले को पकड़कर आहिस्ता से अपनी तरफ खींचा। 2-3 बार ऐसा करने से लोहे का जंगला अपनी जगह से उखड़कर उसके हाथों में आ गया। लाश ने जंगले को जमीन पर फेंका और दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दिया। कुंडी टूट गई और दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। लाश तारीक ड्योढ़ी में दाखिल हो गई। ऐसा लगता था जैसे लाश को किले के सारे रास्तों का बखूबी इल्म है। वो ड्योढ़ी में से गुजरकर अंधेरे में एक जीना चढ़ने लगी। यह जीना ऊपर दूसरी मंजिल पर जा निकलता था। दूसरी मंजिल की राहदारी सुनसान पड़ी थी और कोने में कोई बल्ब नहीं चल रहा था। लाश एक कंप्यूटर मशीन की तरह हाथ फैलाए कदम कदम आगे बढ़ने लगी। वो लेबोरेटरी की तरफ जा रही थी। लेबोरेटरी के पास पहुंचकर लाश रुक गई। अंधेरे में वो खामोशी से लेबोरेटरी के बंद दरवाजे को देखती रही। फिर उसने एक हाथ के झटके से दरवाजे का ताला मरोड़कर फेंक दिया और दरवाजा खोलकर लेबोरेटरी में दाखिल हो गई। वहां चारों तरफ तारीकी फैली थी। सिर्फ खिड़की में से बादलों और कोहरे में लिपटे हुए जर्द चांद की उदास उदास धीमी धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। लाश अपने आप चलती स्पिरिट से भरे मर्तबानों के पास आई। वो कितनी देर तक मर्तबानों को झुक कर देखती रही। फिर वहां से हटकर उस स्ट्रेचर को झुक कर देखने लगी जिस पर लिटाकर उसका ऑपरेशन किया गया था। उसने स्ट्रेचर पर एक हाथ रखकर जोर से दबाव डाला। तड़ाक की आवाज पैदा हुई और स्ट्रेचर टूटकर दोहरा हो गया। अब लाश उस अलमारी की तरफ बढ़ी जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाएं, शीशे की नलकियां, डिब्बे, बोतलें और ऑपरेशन के औजारों का बक्स रखा हुआ था। लाश ने अलमारी के ताले को भी मरोड़ दिया और अलमारी खोलकर वो चीजों को उलट पलट करने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी शय की तलाश में है और वो शय उसे नहीं मिल रही। अलमारी की तमाम चीजें लाश ने तहस नहस कर दी। शीशे की नलकियों और बोतलों को तोड़ दिया, डिब्बों को पांव तले मसल दिया। फिर वो मेज के दराज खोलकर चीजों को बर्बाद करने लगी। सारे खाने उसने उलटकर फर्श पर फेंक दिए। यहां भी उसे कुछ न मिला तो उसने रद्दी की टोकरी को उठाकर फजा में उछाल दिया। सारे कागज कमरे में बिखर गए। लाश खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने मुर्दा चेहरे से बादलों में आंख मिचोली खेलते जर्द चांद को देखने लगी। खुदा मालूम लाश को चांद कैसा नजर आ रहा था और बादलों की शक्ल कैसी लग रही थी। लाश पर चांद को देखते हुए कुछ वहशत सी सवार होने लगी। उसके हाथ ऊपर उठे और एक ही दोहतर से उसने खिड़की की शीशों को चकनाचूर कर दिया। टूटे हुए शीशे झंझना कर किले की दूसरी तरफ खाई में गिर पड़े। दोनों डॉक्टर अपनी अपनी ख्वाबगाहों में घोड़े बेचकर सो रहे थे। अव्वल तो उन तक इतनी दूर से शोर नहीं पहुंच सकता था। दूसरे वो बेहद थके हुए थे और गहरी नींद सो रहे थे। लाश को इससे कोई गर्ज नहीं थी
कि वो एहतियात से शीशे तोड़े या शोर मचाकर ऐसा करे। लाश इस किस्म के अंदेशों और वसवसों से बेनियाज थी, बल्कि कोसों दूर थी। लाश के चेहरे पर एक इज़्तिराब, एक बेचैनी सी साफ देखी जा सकती थी। साफ महसूस हो रहा था कि वो किसी खास शय की तलाश में वहां तक आई है और वो शय उसे लेबॉर्ट्री में नहीं मिल सकी। वो कदम कदम चलकर लेबॉर्ट्री से बाहर राहदारी में आ गई। राहदारी में अंधेरा ही अंधेरा था, मगर लाश को तो गोया अंधेरे में भी हर शय साफ दिखाई दे रही थी। वो डॉक्टर फैसल और डॉक्टर अरशद के कमरों के आगे से बड़ी खामोशी से गुजर गई। राहदारी के कोने वाले जीने से उतरकर लाश वापस पहली मंजिल की ड्योढ़ी में आ गई और यहां से निकलकर वीरान सहन में से गुजरती हुई उजड़े हुए बाग में दाखिल हो गई। यहां पर मरे हुए कुत्ते की लाश वैसे ही पड़ी थी। लाश ठहर गई और कुत्ते की लाश को गौर से देखने लगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चल पड़ी और उस सड़क पर आ गई जो जंगल में से गुजरकर कब्रिस्तान की तरफ चली गई थी। ये सड़क भी आधी रात के बाद सुनसान थी। सिर्फ आधा घंटा पहले पुलिस की गश्ती कार यहां से गुजरी थी। उस कार में इंस्पेक्टर पुलिस सवार था। अगर ये कार आधा घंटा बाद गुजरी होती तो चारों कत्ल का मुहिमा बड़ी आसानी से हल हो सकता था। यह भी मुमकिन था कि लाश इंस्पेक्टर पुलिस को भी हलाक कर देती। इंस्पेक्टर विलियम रात को हर घंटे डेढ़ घंटे के बाद सिपाहियों के साथ कार में बैठकर उस सड़क पर खुद भी गश्त लगाता था और उसने कुछ सिपाहियों की ड्यूटी भी लगा रखी थी जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल पर सवार सड़क पर से गुजर जाते थे। लाश पुलिस के चौकी पहरे से बेखबर सड़क पर चली जा रही थी। उसके जिस्म के गिर्द लिपटी हुई पट्टियां मैली कुचैली हो गई थी और जगह जगह खून के धब्बों का रंग स्याह पड़ चुका था। अब अंधेरे में वो एक बहुत बड़ा साया मालूम होती थी। जब कब्रिस्तान की टूटी फूटी दीवार दाएं जानिब नजर आने लगी तो लाश ठिठक कर सड़क के बीच में खड़ी हो गई। उसे कुछ शोर सुनाई दे रहा था जो लम्हा बलम्हा उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह शोर मोटरसाइकिल की आवाज थी जिस पर एक सिपाही सवार था और जो राउंड लगाता हुआ वहां से गुजरने ही वाला था। बेचारे की मौत उसे घेर कर उधर ले आई थी। मकार लाश ने कुछ सोचा और एक दरख्त जड़ से उखाड़कर सड़क पर डाला और खुद एक तरफ दरख्त की ओट में छुपकर खड़ी हो गई। बदनसीब सिपाही मोटरसाइकिल पर सवार गश्त लगाता चला आ रहा था। जब वो कब्रिस्तान की दीवार के पास पहुंचा तो सड़क पर एक दरख्त जड़ से उखड़ा गिरा पड़ा था। उसने दरख्त के पास आकर ब्रेक लगाई और मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। वो उतरकर दरख्त के पास आया और सोचने लगा कि कोई आंधी या तूफान नहीं चला, फिर यह दरख्त जड़ से कैसे उखड़ गया। उसने दोनों हाथों से दरख्त को धकेल कर सड़क से परे हटाना चाहा, मगर वो इस कदर वजनी था कि उसके बेपनाह जोर लगाने के बावजूद वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। सिपाही ने सोचा कि वो मोटरसाइकिल को जंगल में से गुजार कर ले जाए। ये सोचकर वो मोटरसाइकिल की तरफ मुड़ा ही था कि जो कुछ उसने अपने सामने देखा वो उसका खून खुश्क कर देने के लिए काफी था। एक देव पैकर खून आलूद पट्टियों में लिपटी हुई लाश जिसका सर दरख्तों को छू रहा था उसके सामने 3 गज के फासले पर खड़ी थी। सिपाही एक पल के लिए पत्थर बनकर रह गया। फिर अचानक उसने पिस्तौल निकाला और लाश पर ऊपर तले 4 फायर कर दिए। 4 गोलियां खाने के बाद लाश पर कोई असर न हुआ और उसने सिपाही की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अब सिपाही को जान के लाले पड़ गए। वो हैरत ज़दा था कि उस देव पैकर इंसान पर गोली ने असर क्यों नहीं किया। उसके पिस्तौल में अभी 2 गोलियां बाकी थीं। उसने वो दोनों गोलियां भी यके बाद दीगरे लाश के सर पर चला दी। दोनों गोलियां लाश की खोपड़ी में सुराख करती हुई दूसरी तरफ से निकल गईं। लाश ने जरा की जरा ठिठक कर अपने सर पर हाथ फेरा। खोपड़ी का सुराख आहिस्ता से दोबारा मिल गया। ना जख्म हुआ ना खून निकला। इस दौरान में सिपाही को संभलने का मौका मिल गया। उसने फौरन एक छलांग लगाई और इससे पेशतर के लाश 2 हत्तर मारकर उसकी गर्दन तन से जुदा करके पाश पाश कर दे। सिपाही दरख्त पर से उछलकर दूसरी तरफ कूदा और पीछे देखे बगैर तूफान मेल की तरह भागता हुआ नजरों से गायब हो गया। लाश को सिपाही की अदम मौजूदगी का उस वक्त इल्म हुआ जब सड़क बिल्कुल खाली थी। उसने गुस्से में आकर पलटकर सिपाही की मोटरसाइकिल उठाई और उसे सर के ऊपर घुमाकर इस जोर से सड़क पर दे मारा कि उसके पुर्जे पुर्जे अलग हो गए। फिर उसने अपने भारी भरकम पांव से सारे पुर्जों को कुचल दिया। इस काम से फारिग होकर लाश ने कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार अबूर की और कब्रिस्तान में दाखिल हो गई। अब वो सीधी गोरकन की झोंपड़ी की तरफ जा रही थी। कब्रिस्तान में 2 गोरकनों के कत्ल के बाद जो तीसरा गोरकन शहर से आया था वो हमेशा अपने सिरहाने बंदूक रखकर सोता था और दरवाजे को अंदर से मजबूती से बंद रखता था। उस बेचारे को क्या खबर थी कि उसकी बंदूक कातिल लाश के सामने बिल्कुल एक खिलौना है। गोरकन दिन भर के काम से थक हार कर मीठी नींद सो रहा था कि अचानक उसकी आंख खुल गई।
उसे यूं लगा जैसे कोई दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल रहा है। उसने बंदूक उठाई और लैंप की लौ ऊंची कर दी। झोंपड़ी में हल्की हल्की रोशनी फैल गई और इस रोशनी में गोरकन ने देखा कि झोंपड़ी का दरवाजा टूटने वाला था। उसने बंदूक का मुंह दरवाजे की तरफ कर दिया। दरवाजा खटाक के साथ टूटकर फर्श पर गिर पड़ा और एक देव पैकर लाश अंदर आ गई। गोरकन ने सैकड़ों लाशें अपने हाथों से दफन की थीं, मगर आज तक उसने इतनी लंबी ऊंची और दहशतनाक लाश नहीं देखी थी। लाश ने गला दबाने के अंदाज में दोनों हाथ ऊपर उठाए और गोरकन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। गोरकन समझ गया कि यही वो कातिल है जिसने उससे पहले 2 गोरकनों को हलाक किया था। उसने कुछ सोचे समझे बगैर 2 नाली बंदूक में से एक कारतूस चला दिया। ये कारतूस शेर को मारने वाला कारतूस था। उसके अंदर भरी हुई सिक्के की गोलियां इतनी मोहलिक थीं कि शेर को एक पल में हलाक कर सकती थी। मगर यह देखकर उसे पसीना आ गया कि लाश के जिस्म पर कारतूस की ताकतवर गोलियों का कोई असर न हुआ था। वो बराबर उसकी तरफ बढ़ रही थी। गोरकन बौखलाकर चारपाई से उठा और उसने लाश के चेहरे का निशाना लेकर दूसरा कारतूस भी चला दिया। 1 सेकंड के लिए लाश का चेहरा बड़े बड़े सुराखों से मस्ख हो गया, लेकिन उसके साथ ही वो सुराख आपस में रबड़ की तरह मिल गए। ना कोई जख्म हुआ और ना खून बहा। लाश बदस्तूर गोरकन की तरफ बढ़ रही थी। अब तो गोरकन की सिट्टी गुम हो गई। इससे पहले कि वो चारपाई के नीचे रखे हुए थैले में से कारतूस निकालकर बंदूक में डालता, लाश उसके सर पर पहुंच चुकी थी। गोरकन की चीख निकल गई, मगर अंधेरी रात में सुनसान कब्रिस्तान में गोरकन की चीख सुनने वाला कोई ना था। लाश ने पलक झपकने में गोरकन की पीठ पर 1-2 हत्थर मारा और गोरकन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो जमीन पर गिर पड़ा। लाश ने आगे बढ़कर हाथ के एक ही झटके से गोरकन की गर्दन उसके तन से जुदा करके खिड़की में से बाहर फेंक दी। बंदूक को उठाकर तोड़ मरोड़ कर तबाह किया। पूरी घूमकर पलटी और झोंपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से बाहर निकलकर कब्रिस्तान के अंधेरों में गायब हो गई। पुलिस का सिपाही जंगल की सड़क पर अंधाधुंध भागता बड़ी सड़क पर आया तो सामने से उसे पुलिस की गश्ती गाड़ी मिल गई। उस गाड़ी में पुलिस इंस्पेक्टर विलियम पूरी गार्ड के साथ बैठा हुआ था। उसने अपने एक सिपाही को दीवानावार अपनी तरफ भागते देखा तो फौरन गाड़ी रुकवाई और बाहर निकलकर सिपाही से पूछा, क्या बात है, तुम पागलों की तरह क्यों भागे जा रहे हो? सिपाही जमीन पर दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया और फूले हुए सांस के साथ बोला, वो एक जिंदा लाश है, वो एक भूत है। उस पर मैंने पिस्तौल की सारी गोलियां चला दी, मगर उस पर कोई असर ना हुआ। वो भूत है। सिपाही ने जब इंस्पेक्टर को सारा वाकया सुनाया तो उसने सिपाही को गाड़ी में बिठाया और तेजी से गाड़ी चलाता सड़क पर उस जगह आ गया जहां एक दरख्त जड़ से उखड़ा पड़ा था और मोटरसाइकिल के कुचले हुए पुर्जे जगह जगह बिखरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे मोटरसाइकिल को पुर्जे पुर्जे करके किसी ने उस पर से सड़क कूटने वाला इंजन गुजार दिया है। पुलिस इंस्पेक्टर हैरानी से यह सब कुछ देखने लगा। उसने टार्च की रोशनी में लाश के कदमों के निशान भी देखे। ये बड़े बड़े निशान बिल्कुल उन निशानात से मिलते जुलते थे जो गांव की कच्ची सड़क पर पुलिस ने महफूज किए थे। उसने सिपाही से पूछा, तुमने उस इंसान नमा भूत के सर पर फायर किया था? मैंने उसके सर पर यके बाद दिगरे 2 फायर किए थे जनाब। फिर वो लड़खड़ा कर गिरा नहीं? गिरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब। उसको तो जख्म तक नहीं आया, खून का एक कतरा तक नहीं बहा, बल्कि मेरी गोलियों ने उसके सर में जो सुराख किए थे वो देखते देखते रबड़ की गेंद की तरह बंद हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने ताज्जुब से सर हिलाया और फ्लैश गन कैमरे से दोबारा कातिल के पांव के निशानों की तस्वीरें उतारीं। फिर उसने कार के अंदर बैठकर बहराम को उसके घर पर वायरलेस से फोन किया कि वो अभी अभी उससे मिलना चाहता है, क्योंकि कब्रिस्तान वाली सड़क पर एक संगीन हादसा हो चुका है। फोन करके वो बाहर निकला और उसने पूरी गार्ड को साथ लेकर कब्रिस्तान की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। वो सीधा गोरकन की झोंपड़ी में आ गया ताकि उससे कुछ मालूमात हासिल करे। वहां जाकर उसने देखा कि झोंपड़ी का दरवाजा टूटा पड़ा था। फर्श पर गोरकन की सरकटी लाश खून में लथपथ पड़ी थी। थोड़ी देर बाद उन्हें झोंपड़ी के करीब ही से गोरकन का कटा हुआ सर भी मिल गया। इंस्पेक्टर ने थाने पहुंचकर बहराम को फोन किया। बहराम को जब मालूम हुआ कि एक पुलिस कांस्टेबल ने कातिल को देख लिया है तो वो फौरन कार में सवार होकर थाने पहुंच गया। इंस्पेक्टर और सिपाही उसका इंतजार कर रहे थे। सिपाही को एक अलहदा कमरे में ले जाकर बहराम ने पूछा, उस कातिल का हुलिया क्या था? जब सिपाही ने लाश का पूरा हुलिया, कद, चेहरे पर मौत की जर्दी, जिस्म के साथ लिपटी हुई खून आलूद पट्टियां और जख्म ना लगने और खून ना बहने के वाकयात बहराम को सुनाए तो वो गहरी सोच में डूब गया।
तमाम वाकयात उसकी तवक्को के मुताबिक जाहिर हो रहे थे। उसने सिपाही से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा था कि कातिल की पेशानी और जिस्म पर गोली का जख्म लगते ही सुराख अपने आप बंद हो गए? जी हाँ, मैंने अपनी आंखों से ये अजीबोगरीब तमाशा देखा है जनाब। मैंने गोली चलाई। मैंने 6 गोलियां उस खौफनाक कातिल के कवि हैकल जिस्म पर चलाई। किसी एक जख्म से भी खून नहीं बहा, बल्कि जख्म देखते देखते ठीक हो गए। तुम्हारे ख्याल में कातिल के जिस्म पर क्या शय लिपटी हुई थी? जनाब, ना तो वो कमीज थी और ना कोट। फिर वो क्या था? जनाब, वो बिल्कुल अस्पताल की पट्टियां थी जो सर से लेकर पांव तक उसके पूरे जिस्म के साथ लिपटी हुई थीं। सिर्फ माथा और चेहरा खाली था। उन पट्टियों पर खून के निशान ताजे थे क्या? नहीं जनाब, वो धब्बे स्याह पड़ चुके थे। क्या कातिल ने कोई आवाज निकाली थी? वो पत्थर की तरह खामोश था जनाब। मुझ पर हमला करते हुए और मेरी गोलियां खाकर भी उसने कोई आवाज नहीं निकाली। बहराम ने कमरे में बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया। वो तमाम अगले पिछले वाकयात की कड़ियां मिला रहा था। उसका जहन बड़ी तेजी से काम कर रहा था। उसने सिपाही के पास रुककर पूछा, अब जो सवाल मैं तुमसे पूछने वाला हूं उसका जवाब खूब सोच समझ कर देना। पूछिए जनाब। क्या तुमने कातिल के चेहरे को गौर से देखा था? जी हाँ, मैंने उसे बड़े करीब से देखा है जनाब। उसके चेहरे का रंग कैसा था? जर्द, एक लाश की तरह जर्द था जनाब। उसकी आंखों में कोई चमक थी? मेरा मतलब है ऐसी चमक जो आम जिंदा इंसानों की आंखों में होती है। जी नहीं, वो आंखें साकित और मुर्दा लगती थीं। कातिल ने एक बार भी पलकें नहीं झपकी थी। उसकी नाक का रंग कैसा था? कांस्टेबल कुछ बोलने लगा तो बहराम ने फौरन उसके होठों पर हाथ रख दिया। गौर करने के बाद जवाब दो। अच्छी तरह कातिल के चेहरे को आंखों के सामने लाकर जवाब दो। कांस्टेबल सोचने लगा, फिर गर्दन उठाकर बोला, जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है कि उसकी नाक का रंग गंदमी था, सुर्खी माइल गंदमी। बहराम ने फौरन कहा, हालांकि उसके बाकी चेहरे का रंग जर्द था, एक लाश की तरह जर्द। जी बिल्कुल जनाब, उसके चेहरे का रंग जर्द था, एक लाश की मानंद जर्द, मगर नाक का रंग गंदमी था। वो उसके चेहरे से अलहदा लग रही थी, जैसे किसी ने बाद में लगाई हो। बहराम का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे उसने किसी डूबे हुए जहाज के खजाने को पा लिया हो। उसने कांस्टेबल के कंधों पर हाथ रखकर कहा, शुक्रिया कांस्टेबल, मुझे यही कुछ पूछना था। शुक्रिया जनाब। बहराम बड़े कमरे में आ गया जहां इंस्पेक्टर विलियम उसका इंतजार कर रहा था। उसने बहराम को अपनी तरफ आते देखा तो कॉफी का एक ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कहो बहराम, कोई सुराग मिला? बहराम ने चेहरे की खुशी को छुपाते हुए ठंडा सांस भरकर कहा, बस इतना ही सुराग मिला है जितना आपको मिल सका है। इंस्पेक्टर ने पूछा, फिर बात कहां रुकी जाकर? यही कि कातिल कोई बड़ा ही मक्कार, होशियार और बॉक्सर किस्म का आदमी, जरूरत से बढ़कर कवि हैकल है। रात को वारदातें करता है और दिन किसी तहखाने में छुप कर गुजारता है। मगर आखिर वो लाश का सर काट कर क्यों उछाल देता है? उसे मुर्दे के सर से क्या दुश्मनी है? बहराम को इस सवाल के जवाब का पूरा पूरा इल्म था। उसे खूब मालूम हो चुका था कि कातिल कौन है और वो लोगों को मारकर उनके सर क्यों अलग कर देता है। मगर वो उस राज में पुलिस इंस्पेक्टर को शरीक नहीं करना चाहता था जब तक वो खुद तस्दीक न कर ले। वो किसी को भी ये नहीं बताना चाहता था कि वो किस नतीजे पर पहुंचा है। उसने इंस्पेक्टर को यह भी नहीं बताया था कि एक रात वो छुपकर डॉक्टर फैसल की लेबोरेटरी में गया था और वहां से किसी इंसान की कटी हुई असली नाक चुरा कर ले आया है जो उसके मकान के एक कमरे में स्पिरिट से भरे हुए ग्लास में पड़ी है। उसने हैरत से सर हिलाकर कहा, इंस्पेक्टर, यही तो एक मुहिम्मा है। अगर यह मुहिम्मा हल हो जाए तो मैं कातिल को एक दिन के अंदर अंदर गिरफ्तार कर सकता हूं। बहरहाल मैंने पुलिस के सिपाही चारों तरफ मुतय्यन कर दिए हैं और रात को गश्त करने वाले सिपाहियों की तादाद भी बढ़ा दी है। मुझे यकीन है कि मैं 4-6 रोज के अंदर अंदर कातिल को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूंगा। अच्छा इंस्पेक्टर, मैं जा रहा हूं, खुदा हाफिज। अगर कोई खास बात मालूम हुई तो मुझे जरूर फोन कर दें। जरूर जरूर, आप फिक्र न करें मिस्टर बहराम। बहराम कार में सवार होकर सीधा हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो गया। उसने कलाई की घड़ी पर वक्त देखा। हवाई जहाज के पहुंचने में 10 मिनट रह गए थे। उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। जिस वक्त वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुआ, हवाई जहाज लैंड कर चुका था और मुसाफिर एक एक करके गेट से बाहर निकल रहे थे। बहराम की निगाहें गजाला को तलाश कर रही थी। गजाला लंदन में 6 माह गुजारने के बाद वापस आ रही थी। गजाला एक ज़हीन, बहादुर और आली हिम्मत लड़की थी जो बहराम की बीवी भी थी और जासूसी करने में उसकी बेहतरीन साथी भी थी। बहराम एक सतून के पास खड़ा मुसाफिर औरतों को देख रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हेलो बहराम। बहराम ने पलट कर देखा। उसके पीछे उसकी बीवी गजाला खड़ी थी
बहराम ने खुश होकर उससे हाथ मिलाया और कहा, मुझे अफसोस है मैंने देर कर दी। कोई बात नहीं बहराम, तुम अक्सर देर कर दिया करते हो, ये कोई नई बात नहीं है। नहीं गजाला, इस वक्त मैं जिस केस की तफ्तीश कर रहा हूं वो जराइम की तारीख में अनोखा केस है। अच्छा हाँ, तुम अगर चलकर उसकी तफसील सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। दोनों मियाँ बीवी बातें करते कार में आकर बैठ गए और कार उनके मकान की तरफ रवाना हो गई। बहराम की छोटी सी खूबसूरत कोठी शहर से बाहर एक पुरफजा मकाम पर थी। एक मंजिला कोठी के लान में गुलाब के विलायती फूल खिल रहे थे। दोनों ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। नौकर उनके लिए चाय और चिकन सैंडविचेस बनाकर ले आया। गजाला ने पूछा, अब जरा अपने उस तारीखी केस के बारे में भी तो बताओ जिसका तुम जिक्र एयरपोर्ट पर कर रहे थे और जिसकी वजह से तुम एयरपोर्ट पर देर से पहुंचे थे। बहराम ने उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ गजाला। क्या फिर एयरपोर्ट पर चलने का इरादा है? नहीं, मेरे साथ अकबी कमरे में आओ। बहराम गजाला को लेकर कोठी के पिछले कमरे में आ गया। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराना सामान भरा हुआ था। गजाला ने हैरानी से बहराम को देखकर कहा, क्या तुम मुझे यहाँ घर का काट कबाड़ दिखाने के लिए लाए हो? थोड़ा सब्र करो गजाला। उसके साथ ही उसने अलमारी खोली और स्पिरिट से भरा हुआ एक ग्लास निकालकर तपाई पर रख दिया जिसमें कटी हुई इंसानी नाक डूबी थी। ये क्या है? गजाला ने ग्लास को घूरते हुए कहा, यह किसी इंसान की नाक है। तुमने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया। गजाला ने चिढ़कर कहा, मुझसे मजाक मत करो बहराम, ठीक ठीक बताओ असल किस्सा क्या है? आराम से बैठकर बताऊंगा जनाब। क्या तुम मेरे लिए एक प्याली चाय नहीं बनाओगी? दोनों जासूस मियाँ बीवी वापस ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। यहां बहराम ने गजाला को शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी बयान कर दी। गोरकनों के कत्ल, किसानों की हलाकत और उनके सरों के कटने और डॉक्टर फैसल की लेबॉर्ट्री से कटी हुई इंसानी नाक के चुराने और कातिल के हुलिये, गर्ज ये कि हर शय के बारे में उसने गजाला को सब कुछ बता दिया। गजाला गहरी सोच में डूब गई, फिर सर उठाकर बोली, मामला बड़ा पेचीदा है बहराम। कातिल के जिस्म पर अगर खंजर या गोली असर नहीं करती तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान नहीं है, और अगर वह इंसान नहीं है तो क्या है? क्या वो मशीनी आदमी है जिसको किसी साइंसदान के खुफिया हाथ कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसा भी नहीं है, वो गोश्त पोस्ट का इंसान है। जब उसके बदन पर कोई जख्म लगता है तो गोश्त अपने आप जख्म बंद कर देता है, उसके जिस्म से खून भी नहीं बहता। तुम किस नतीजे पर पहुंचे हो बहराम? बहराम कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने गजाला को बताया कि वो किस नतीजे पर पहुंचा है। उसका जवाब सुनकर गजाला ताज्जुब से बहराम को तकने लगी। अगर ऐसा है तो ये तिब की दुनिया में एक इनकलाब है और जराइम की तारीख का सबसे हौलनाक वाकया है। बहराम ने कहा, मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं गजाला, मुझे इस पर 100% यकीन है और इसका सबूत भी मेरे पास मौजूद है। मैं अगर डॉक्टर फैसल को गिरफ्तार कर लूं तो ये कटी हुई नाक उसे मुजरिम साबित कर सकती है, मगर जब तक तुम कातिल को काबू में ना कर लो तुम ये किस तरह साबित कर सकते हो कि डॉक्टर फैसल ने असली नाक काटकर उसकी जगह मसनूई नाक लगा दी है? यही एक मसला है जो अब हल करना है। हमें बहुत जल्द किसी न किसी तरह कातिल को अपने कब्जे में करना है। हमें अपनी सारी कोशिश कातिल को गिरफ्तार करने में लगा देनी चाहिए, मगर वो तो एक जिंदा लाश है जिस पर किसी गोली या दूसरे मौलिक हथियार का असर नहीं होता। हाँ, उसके लिए हमें लोहे का एक जाल इस्तेमाल करना होगा। अगर हम किसी तरह कातिल लाश के इर्द गिर्द लोहे का जाल फैला दें तो वो हमारे काबू में आ सकती है और हम असली कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं। उसके लिए हमें पुलिस की मदद लेनी होगी। मैं आज ही पुलिस इंस्पेक्टर से मिलकर बात करता हूं, मगर उसे हरगिज ये नहीं बताना कि कातिल कोई खुदकार लाश है। उसे यही कहना है कि कातिल चूंकि बहुत ताकतवर और कवि हैकल है, इसलिए उसे लोहे के जाल के जरिए गिरफ्तार करना होगा। ठीक है, लेकिन मैं थकी हुई हूं, आराम करूंगी। तुम इंस्पेक्टर के पास जाओ। अच्छा, तुम आराम करो, मैं शाम के खाने पर पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहराम कोठी से निकला और गाड़ी में सवार होकर सीधा इंस्पेक्टर विलियम के मकान की तरफ रवाना हो गया। उसे यकीन था कि पुलिस इंस्पेक्टर खाना खाने घर पहुंच गया होगा। गजाला ने कपड़े तब्दील किए और वो मसहरी में लेटकर गहरी नींद सो गई। ठीक उस वक्त जिंदा लाश शहर से बाहर खंडर के एक भयानक गार में दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी और उसे दूर से अपने असली नाक की बू आ रही थी, जो इस वक्त बहराम के मकान में एक ग्लास में पड़ी थी। उसी खंडर में एक तरफ अकेला डॉक्टर फैसल लाश की तलाश में फिर रहा था। डॉक्टर फैसल खंडरों में पहुंचकर रुक गया। वो उस गार की जुस्तजू में था जिसको उस रात उसने देखा था और जहां डॉक्टर के ख्याल के मुताबिक लाश ने पनाह ले रखी थी। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, अगरचे अभी एक पहर दिन बाकी था, मगर बादल अचानक घिर घिर कर आना शुरू हो गए और सर्द हवा चलने लगी। उन बादलों में सूरज के छुप जाने से रोशनी कम हो गई। डॉक्टर फैसल ने
भूरे रंग का लंबा कोट पहन रखा था। उसकी जेब में वो छोटा सा ट्रांसमीटर भी छुपा हुआ था, जिसे लाश की गर्दन में फिट कर देने से वो उसे पूरी तरह अपने काबू में कर सकता था। आखिर उसने वो गार तलाश कर लिया। रात के वक्त उसने गार को अच्छी तरह ना देखा था। बादलों भरे आसमान की धुंधली रोशनी में उसने देखा कि गार के मुंह पर घनी झाड़ियां उगी हुई हैं और एक काला नाग अपना फन फैलाए बैठा है। डॉक्टर घर से निकलते वक्त वो दवाई जिस्म पर छिड़कना भूल गया था, जिसकी बू पाकर सांप और बिच्छू भाग जाते हैं, लेकिन ये दवाई उसकी जेब में मौजूद थी। उसने फौरन जेब से दवाई की शीशी निकालकर उसे अपने ऊपर छिड़क लिया। सर्द हवा का रुख गार की तरफ था। उस दवाई की नागवार बू सांप ने महसूस की तो वो झूमते झूमते रुक गया और उसने अपना फन समेट लिया। फिर वो सारे का सारा सुकड़ गया और झाड़ियों में गायब हो गया। डॉक्टर गार की तरफ बढ़ने लगा। अकेले गार में जाना खतरे से खाली नहीं था। डॉक्टर रुक गया और जहन पर जोर देकर सोचने लगा कि वो कौन सी ऐसी तरकीब इख्तियार करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटने पाए। क्यों ना वो गार के ऊपर छुप कर बैठ जाए और गार के अंदर पत्थर फेंककर लाश को बाहर बुलाने की कोशिश करे। जब लाश बाहर निकले तो वो पलक झपकने अंदर अंदर उसकी गर्दन पर ट्रांसमीटर फिट कर दे। ये तजवीज़ तो बड़ी माकूल थी, मगर इस पर अमल करना खासा हिम्मत का काम था, क्योंकि लाश का एक ही थप्पड़ डॉक्टर को हमेशा की नींद सुला सकता था और लाश उसका सर काटकर खेतों में उछाल सकती थी। फिर भी सिवाय इसके और कोई चारा न था। डॉक्टर में इतनी हिम्मत न थी कि वो लाश के सामने आकर उसका मुकाबला कर सके। वो अगर चाहता तो गार में आग लगाकर लाश को भस्म कर सकता था, मगर वो ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे डर था कि कहीं पुलिस लाश को जलाकर राख न कर दे, क्योंकि लाश की हलाकत खेज सरगर्मियां बढ़ती जा रही थी और वो उसे जल्द अज जल्द तबाह कर देना चाहती थी। डॉक्टर फैसल इससे पहले कि पुलिस लाश को बर्बाद करे, जल्द से जल्द लाश को अपने काबू में कर लेना चाहता था। जिस वक्त डॉक्टर गार के ऊपर बैठा ये सोच रहा था, ठीक उसी वक्त लाश गार के अंदर गहरे अंधेरों में दीवार के साथ लगकर बैठी थी। अचानक लाश ने इंसान की ताज़ा बू महसूस की। उसकी मुर्दा पथरीली आंखों में एक हरकत सी पैदा हुई। फिर उसे एक शोर सा सुनाई दिया। ये शोर नहीं था, असल में डॉक्टर ने गार के मुंह पर ऊपर बैठे बैठे पत्थर फेंका था। लाश उसी तरह बेहिस्सो हरकत बैठी रही। डॉक्टर फैसल ने एक और पत्थर उठाकर गार के मुंह पर दे मारा। उसका ख्याल था कि लाश ये शोर सुनकर उसकी बू पाकर जरूर बाहर आएगी, मगर वहां अभी तक गहरी खामोशी छाई हुई थी। बेहद सर्द हवा के झोंकों में गार के मुंह पर उगी हुई झाड़ियां घास लहरा रही थीं। इतने में बिजली चमकी और बादल जोर से गरजा। बिजली की चमक गार के मुंह पर पड़ी तो अंदर बैठी हुई जिंदा लाश की मुर्दा आंखों में एक बार फिर हरकत पैदा हुई। इस हरकत में एक पुरस्रार हलाकत का इरादा शामिल था। एक ख्याल था जो लाश के साकित दिमाग में उभरने की कोशिश कर रहा था। वो इस ख्याल को समझने से महरूम थी। डॉक्टर फैसल गार के दहाने पर बैठा बैठा तंग आ गया। उसने सोचा कि शायद लाश गार में नहीं है, इसलिए नीचे उतरकर उसे किसी दूसरी जगह तलाश करना चाहिए। ये सोचकर वो टीले से नीचे उतर आया और उस पुराने किले के खंडर की तरफ चल पड़ा, जहां एक बारादरी के सतून जमीन के साथ तिरछे होकर लगे थे। उन सतूनों के पास खड़ा होकर दूर नीचे दरिया की तरफ देखने लगा। उसने सोचा शायद लाश दिन के वक्त दरिया अबूर करके दूसरी तरफ जंगल में चली जाती है। अगर ऐसा है तो फिर लाश को तलाश करना बड़ा मुश्किल होगा और ख़तरनाक भी होगा, क्योंकि दरिया के दूसरे किनारे का जंगल बेहद घना था। वो सतूनों के पास बैठ गया और गौर करने लगा कि लाश इस वक्त कहाँ होगी। उधर लाश आहिस्ता से हरकत करके उठ खड़ी हुई और उसने दोनों हाथ फैलाए झुके झुके गार में चलना शुरू कर दिया। लाश जब गार के दहाने पर आई तो बादल जोर से गरजा और एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये बारिश इस कदर तेज थी कि चारों तरफ वीरान खंडरों में धुंधली सी चादर तन गई। लाश ने सर्दी और बारिश में ही उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिधर से उसको किसी इंसान की बू आ रही थी। 2-3 घाटियों और टीलों का चक्कर काटकर लाश उस जगह आ गई जहां डॉक्टर फैसल बारिश से बचने के लिए एक बहुत बड़े पत्थरीले सतून के साए में छुपा बैठा था। डॉक्टर वापस किले में जाने के बारे में सोच रहा था कि अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब वो इंतजार कर रहा था कि बारिश रुके और वो वापस जा सके, मगर उसे क्या मालूम था कि उसकी मौत उसके करीब से करीब तर आ रही है। लाश ने भी एक इंसान को देख लिया था। उसी इंसान की बू उसे गार में आ रही थी। लाश सख्त सर्दी और बारिश में कदम कदम चलती बारादरी के करीब आने लगी। बारिश की आवाज में डॉक्टर को लाश के कदमों की चाप बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी और वो बड़े मजे से सतून के साए में बैठा लाश को अपने काबू में करके उससे अपनी मर्जी के मुताबिक काम लेने के बारे में सोच रहा था
कि इतने में लाश उसके सर पर पहुंच गई। डॉक्टर फैसल की छठी हिस्स बेदार हो गई। उसने अचानक फिजा में एक खास किस्म की बू महसूस की। इस किस्म की बू उसकी लेबोरेटरी में फैली रहती थी। वो चौकन्ना हो गया। दफअतन उसे यूं लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। लाश उसके सर पर खड़ी उसे कहर आलूद आंखों से घूर रही थी। एक लम्हे के लिए डॉक्टर फैसल को अपनी मौत का यकीन हो गया। वो लाश के पंजे में पूरी तरह फंस चुका था। बादल जोर से गरजा, बिजली कड़क कर चमकी, लाश की आंखों में एक हरकत सी पैदा हुई। ये सब कुछ 1 सेकंड के अंदर अंदर हो गया। लाश ने पलक झपकने में डॉक्टर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपना कई मन वसनी 2 हथौड़ उठाया और डॉक्टर फैसल ने अपने आप को धक्का देकर ढलान पर दरिया की तरफ लुढ़का दिया। लाश का 2 हथौड़ डॉक्टर फैसल के बजाय पत्थर के मोटे सतून पर पड़ा और वो 2 टुकड़े हो गया। उस वक्त डॉक्टर ढलान पर लुढ़कता हुआ नीचे बहुत दूर निकल गया था। ढलान काफी अमोदी थी। रास्ते में डॉक्टर ने रुकने की कोशिश भी की, मगर वो अपने आप को ना रोक सका। वो बड़ी तेजी से फुटबॉल की तरह चक्कर खाता हुआ दरिया में जा गिरा। दरिया के ठंडे यख पानी ने डॉक्टर को अपनी आगोश में ले लिया। डॉक्टर ने तैरना शुरू कर दिया, मगर पानी इस कदर ठंडा और बहाव इस कदर तेज था कि डॉक्टर को पानी की लहरें उठाकर आन की आन में कई फरलांग दूर ले गईं। दरिया घाटी का मोड़ काटने लगा तो वहां एक बहुत तनावर दरख्त आधा किनारे पर और आधा दरिया में डूबा हुआ था। डॉक्टर ने उस दरख्त की शाखों को थाम लिया और लपक कर उसके ऊपर सवार हो गया और फिर किनारे पर आकर अपने कपड़े निचोड़ने लगा। बारिश रुक गई थी, मगर हवा बड़ी सर्द और तेज तेज चल रही थी। डॉक्टर ने दूर ऊपर देखा। उसे लाश कहीं भी नजर न आई। उसने चारों तरफ देखा, इस ख्याल से कि कहीं लाश उसके पास ही न खड़ी हो, मगर वहां कोई नहीं था। लाश वीरान बारादरी ही से वापस चलकर अपने गार में आ गई थी, क्योंकि अब उसे किसी इंसान की बू आनी बंद हो गई थी। जिस वक्त डॉक्टर किले में पहुंचा तो वो सर्दी से ठिठर रहा था। उसने फौरन आतिशदान में आग जलाई, कपड़े तब्दील किए और आग के सामने बैठकर अपनी बदन को गर्मी पहुंचाने लगा। इतने में डॉक्टर अरशद भी वहां आ गया। फैसल ने अरशद को सारे हादसे की तफसील बताई तो वो बोला, इसका मतलब ये हुआ कि यह भयानक लाश अब हमारे हाथ से निकल चुकी है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, इसलिए कि इसके 2 अजीम नुकसान होंगे। पहला नुकसान ये कि मेरे किए किराए पर पानी फिर जाएगा, और दूसरा ये कि एक खतरनाक कातिल हर रोज इंसानों को कत्ल करता फिरेगा। डॉक्टर अरशद ने आतिशदान के करीब झुककर उसमें लकड़ियां डालते हुए कहा, क्या पुलिस इस सिलसिले में कुछ नहीं कर रही? डॉक्टर फैसल ने पेशानी सुकेड़ कर कहा, यह कैसे हो सकता है कि पुलिस खामोश बैठी हो? वो जरूर लाश को हलाक करने की तरकीबें सोच रही होगी, और अब तो बहराम के साथ उसकी जासूस बीवी गजाला भी आन शामिल हुई है। गजाला बहराम से भी ज्यादा होशियार और ज़हीन है। हमें इससे पहले पहले कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। अगर लाश तबाह हो गई तो ये तारीख का एक अजीम तरीन नुकसान होगा। डॉक्टर फैसल ने अरशद की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए कहा, मुझे खुशी है डॉक्टर कि अब तुम भी मेरी तरह सोचने लगे हो। तुम फिक्र न करो, लाश को पकड़ने के लिए मेरे जहन में एक आखिरी तरकीब है, और अब मुझे उसी तरकीब पर अमल करना पड़ेगा। वो तरकीब कौन सी है डॉक्टर? डॉक्टर फैसल उठकर आतिशदान के पास टहलने लगा। फिर वो आग के पास आकर खड़ा हो गया और अरशद की तरफ देखकर बोला, हमें लोहे का एक जाल तैयार करना होगा और उस जाल को गार के दहाने पर फैलाकर लाश को उसमें जकड़ देना होगा। मगर लाश में सैकड़ों वोल्ट बिजली दौड़ रही है, उसका क्या करेंगे? उसके लिए हम जाल को अर्थ कर देंगे। तुम फिक्र न करो, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगा। तुम मेरे साथ लेबोरेटरी में आओ। इस काम के लिए मैंने लोहे का एक जाल पहले ही से तैयार करके रखा है। अरशद ने ताजुब से कहा, मैं हैरान हूं कि फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो? बस आज ही के हादसे का इंतजार कर रहा था। दोनों डॉक्टर उठकर लेबोरेटरी में आ गए। यहां एक पुराने स्टोर रूम से डॉक्टर फैसल ने लोहे का एक जाल खींचकर बाहर निकाला। उसकी कई एक कड़ियां टूट चुकी थी। हमें इन टूटी हुई जंजीरों को फिर से मुरम्मत करना होगा। डॉक्टर अरशद ने जाल को परखते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल है कि इस जाल में लाश काबू की जा सकेगी? ये असल इस्पात का जाल है अरशद, और फिर इसमें इसके जकड़े जाने के साथ ही मैं ट्रांसमीटर लगाकर उसे काबू में कर लूंगा। अगर ऐसा हो सके तो हम अपनी मुहिम में कामयाब हो सकते हैं। तुम फिक्र न करो, ऐसा ही होगा। डॉक्टर फैसल ने अरशद के साथ मिलकर बिजली की वेल्डिंग मशीन को ऑन कर दिया और लोहे के टूटे हुए जाल की वेल्डिंग और ज़रूरी मुरम्मत शुरू कर दी। उस वक्त किले के बाहर दिन की रोशनी शाम के बढ़ते हुए सायों में गुम हो गई थी। बारिश थम गई थी, मगर हर तरफ कोहरे की चादर सी तन गई थी। सर्दी बेहद बढ़ गई थी।
जंगल के दरख्तों पर बारिश के रुके हुए कतरे टप टप जमीन पर गिर रहे थे। जिस वक्त दोनों डॉक्टर पुराने किले की पुरस्कार लेबोरेटरी में बैठे लोहे के जाल की मरम्मत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त लाश गार में खामोश बैठी अपनी पथरीली आंखों से गार की टपकती हुई छत को तक रही थी और जासूस बहराम पुलिस इंस्पेक्टर बातें कर रहा था और उसे लोहे के जाल के बारे में पूरी तफसील बता रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर सोफे पर बैठा बहराम की बातें गौर से सुन रहा था। बहराम इंस्पेक्टर को अपनी स्कीम बता रहा था जिससे वो कातिल को पकड़ने की कोशिश करने वाला था। इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है बहराम, हम इस ताकतवर कातिल को लोहे के जाल में जकड़ सकेंगे? क्यों नहीं? अगर हम एक हाथी को रस्सियों में जकड़ कर काबू कर सकते हैं तो एक ताकतवर से ताकतवर इंसान को लोहे के जाल में गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते? इंस्पेक्टर उठकर कमरे में टहलने लगा, फिर बहराम की तरफ पलटकर बोला, तुम्हारे ख्याल में ये कातिल असल में क्या शय है? ये कोई जिन है, भूत है, आखिर ये क्या है? बहराम ज़ेरे लब मुस्कुराया। उसको अच्छी तरह मालूम था कि ये कातिल असल में क्या शय है। वो और गजाला पूरी तरह तहकीक करने के बाद इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि डॉक्टर फैसल ने अपने नाजायज़ अज़ाइम को तकमील तक पहुंचाने के लिए एक ख़तरनाक इंसान की तख्लीक की है जो किसी कंप्यूटर के ज़रिए चल फिर रहा है और सारी वारदातें कर रहा है। मगर वो जब तक उसे कोई सबूत नहीं मिल जाता वो इंस्पेक्टर को इस रास्ते आगाह नहीं करना चाहता था। उसके पास सिर्फ एक ही सबूत था और वो था कटी हुई नाक। लेकिन ये नाक भी उस सूरत में ही एक जिंदा सबूत बन सकता था कि वो लाश को गिरफ्तार करें और उसकी प्लास्टिक की नाक उतारकर उसकी जगह असली कटी हुई नाक लगाकर देखें कि क्या ये गोरकन का चेहरा है। उसके लिए सबसे पहले कातिल को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी था। यही वजह थी कि बहराम दिल का राज इंस्पेक्टर से छुपा रहा था और सिर्फ कातिल को गिरफ्तार करने पर जोर दे रहा था। फिर भी उसने इंस्पेक्टर का दिल रखने के लिए कहा, मेरे ख्याल में तो ये कोई बड़ा ताकतवर किस्म का इंसान है। जिन भूत का तो मैं कायल ही नहीं हूं। मेरा अपना भी यही ख्याल है। तो फिर ठीक है, मैं आज ही लोहे का मजबूत जाल मंगवा लेता हूं। मगर सवाल यह है कि इस जाल को हम कौन से दरिया में फेंकेंगे? दरिया एक ही है। वो कौन सा? जहां मछलियों के बजाय इंसान रहते हों, यानी गांव। नहीं तो फिर कौन सी जगह हो सकती है? जासूस बहराम ने कॉफी का एक गरम गरम घूंट पिया और इंस्पेक्टर को बताया, हमें कब्रिस्तान में गोरकन की झोंपड़ी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना होगा। गोरकन की झोंपड़ी को? इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा। हाँ, गोरकन की झोंपड़ी ही वाहिद जगह है जहां ये कातिल 2 खून कर चुका है। उसे जब भी मालूम होता है कि नया गोरकन आ गया है वो झोंपड़ी में आधी रात को पहुंचकर उसकी गर्दन काट कर फेंक देता है। चुनाचे हमें वहीं बैठकर कातिल का इंतजार करना होगा। क्या मालूम कातिल उधर आए या ना आए। मैं जानता हूं वो उधर जरूर आएगा। मैं कल रात झोंपड़ी को घेरे में ले लेना चाहता हूं। ठीक है, हम पूरी मुसल्ला गार्ड लेकर वहां पहुंच जाएंगे। हमें यहां से रात ठीक 12 बजे यहां से इकट्ठे ही चलना होगा। आप सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दे दीजिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने असबात में सर हिलाया और फोन पर अपने सेक्रेटरी को जरूरी हिदायत देने लगा। बहराम ने कब्रिस्तान का नक्शा मेज पर खोल लिया और उस पर गौर करते हुए जगह जगह जरूरी निशानात लगाने शुरू कर दिए। अब रात हो गई थी। आसमान पर बिजली रह रहकर चमक जाती थी। बादल छाए हुए थे। बारिश बिल्कुल नहीं हो रही थी। बेहद सर्द हवा चल रही थी। बहराम जासूस इंस्पेक्टर के कमरे में अगली रात के छापे के सिलसिले में काम कर रहा था। उसने फ़ोन पर गजाला को इतला कर दी थी कि वो रात देर से घर वापस आएगा, इसलिए वो दरवाज़ों को अच्छी तरह से बंद करके सो जाए। गजाला ने अकेले ही रात का खाना खाया। कुछ देर तक वो टेबल लैंप जलाए एक किताब पढ़ती रही। फिर उस पर गनुदगी तारी होने लगी। उसने टेबल लैंप बुझाया और गरम गरम लिहाफ में दुबक कर गहरी नींद में खो गई। यही वो वक्त था जबकि लाश अपने खौफनाक गार से निकलकर रात के सर्द अंधेरे में दरिया के किनारे किनारे चलती कटी हुई नाक की बू सूंघती जासूस बहराम के बंगले के करीब पहुंच चुकी थी। किसी वक्त हवा मुखालिफ सिमत को चलती तो लाश रुक कर बू लेने की कोशिश करती। बू को दोबारा महसूस करके वो फिर चल पड़ती। दरिया के किनारे ऊपर जरा ऊंचाई पर काफी जगह छोड़कर बंगले बने हुए थे जिनमें कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। इन्हीं बंगलों में एक बहराम का बंगला था जिसकी ख्वाबगाह में गजाला सो रही थी। जिंदा लाश नाक की बू पर अपने आप चली आ रही थी। सर्द अंधेरी रात में सारे का सारा इलाका सुनसान था। वहां ना कोई आदम था न आदमजाद। अगर कोई आदमी लाश को मिल भी जाता तो उसका जिंदा बच कर निकल जाना बहुत मुश्किल था। अब फिर वही एक हादसा हुआ। जाने कहां से एक आवारा कुत्ता किसी खो से निकलकर
लाश के सामने आ गया और भौंकने लगा। लाश टिटक कर खड़ी हो गई। कुत्ते ने अपने सामने एक देवहैकल अजीबोगरीब इंसान को देखा तो बड़े जोर जोर से भौंकने लगा। लाश आगे बढ़ी तो कुत्ते ने शायद अपने बचाव के लिए उस पर हमला कर दिया। ये हमला इस कदर अचानक और खौफनाक था कि उसकी जगह अगर कोई दूसरा इंसान होता तो कुत्ते ने यकीनन उसे नीचे गिरा लिया होता, मगर लाश के आगे उस कुत्ते की कोई हैसियत नहीं थी। उसने कुत्ते को गर्दन से दबोच लिया। कुत्ते का गला बंद हो गया, उसकी आवाज रुक गई। दूसरे ही लम्हे लाश ने एक झटके से कुत्ते की गर्दन तोड़ मरोड़ कर परे फेंक दी। लाश अब फिर आगे बढ़ने लगी। इस लाश की सूंघने की ताकत इस कदर तेज थी कि वो थोड़ी ही देर में ठीक बहराम जसूस के बंगले के पिछवाड़े में खड़ी थी। ये वो कमरा था जिसके अंदर एक अलमारी में लाश की कटी हुई नाक पड़ी थी। बंगले का अकबी दरवाजा अंदर से बंद था। लाश ने दरवाजे को एक हाथ से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। लाश अंदर दाखिल हो गई। ये एक छोटा सा बाथरूम था। लाश ने बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। अब वो एक छोटे से कॉरिडोर में आ गई। नाक की बू यहां बहुत तेज हो गई थी। लाश ने महसूस किया कि यह बू उसके बाएं जाने वाले कमरे से आ रही है। उसने घूमकर उस दरवाजे पर एक हाथ मारा। दरवाजा चौपट खुल गया। लाश कमरे के अंदर आ गई। एक अलमारी में वो ग्लास नजर आ रहा था जिसके अंदर नाक स्पिरिट में डूबी हुई थी। लाश कुछ देर उस नाक को गौर से तकती रही। फिर उसने हाथ बढ़ाकर अलमारी का शीशा तोड़ा और ग्लास बाहर निकालकर उसमें से नाक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लाश के सारे बदन में बिजली की एक लहर सी दौड़ गई। उसने बेजान आंखों से कमरे की छत को देखा, फिर नाक मुट्ठी में दबाकर कमरे में से निकलकर बाहर कॉरिडोर में आ गई। ठीक उस वक्त गजाला को घर में कुछ खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। उसकी आंख खुल गई। उसने सोचा शायद बहराम घर में आ गया है। उसने आवाज़ दी, बहराम, क्या ये तुम हो? मकान में चारों तरफ खामोशी छा गई। गजाला को किसी ने कोई जवाब न दिया, मगर जिंदा लाश ने एक औरत की आवाज़ सुन ली थी। वो कमरे से बाहर निकलती निकलती रुक गई और हमातन गोश होकर सुनने लगी कि ये आवाज़ और इंसान की बू कहाँ से आ रही है। गजाला ने दूसरी बार बहराम को आवाज़ दी तो लाश उसकी बू सूंघते हुए गजाला के कमरे की तरफ चल पड़ी। गजाला बिस्तर पर लेटी हुई जाग रही थी। वो सोच रही थी कि बाहर जाए और देखे कि ये खड़खड़ कैसे हुई थी, लेकिन सख्त सर्दी में बिस्तर से निकलने की उसे हिम्मत न हुई। फिर उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ली कि ये कोई बिल्ली होगी, क्योंकि अगर बहराम होता तो उस वक्त तक वो उसके कमरे में आ चुका होता। गजाला ने एक झुरझुरी सी ली और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। उसकी खिड़की में से बादलों में छुपे हुए चांद की धीमी धीमी रोशनी कमरे में आ रही थी। अचानक गजाला ने महसूस किया कि कोई दरवाजे के साथ लगा उसे अंदर को धकेलने की कोशिश कर रहा है। अब तो गजाला एकदम चौकन्नी और चौकस हो गई। आधी रात को ये सिवाय किसी चोर डाकू के और कोई नहीं हो सकता। गजाला ने सिराने के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ लिया और चोर के आने का इंतजार करने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि जो ही वो चोर को देखेगी फौरन गोली चला देगी। दरवाज़ा किसी ने एक बार जोर से अंदर को दबाया और उसका एक पट टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। गजाला ने रिवॉल्वर तान कर कहा, खड़े रहो वहीं, नहीं तो गोली चला दूंगी। खुले दरवाजे के वस्त में जिंदा लाश खड़ी थी। उसके जिस्म पर खून आलूद मैली कुचैली पट्टियां थीं और आंखें किसी मुर्दे की आंखों की तरह थीं। गजाला फौरन समझ गई कि यह वही कातिल लाश है जिसने सारे इलाके में दहशत फैला रखी है और जिसको गिरफ्तार करने के लिए वो और बहराम तैयारियां कर रहे हैं। लाश ने गजाला की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। गजाला अगरचे एक बाहिम्मत और बहादुर औरत थी और जिंदगी में उसने बड़े बड़े बहादुराना कारनामे अंजाम दिए थे, मगर उस वक्त खौफनाक लाश को अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो खुश्क तिनके की माने लरजने लगी। सिवाय इसके गजाला से और कुछ ना हो सका कि उसने यके बाद दीगरे रिवॉल्वर की सारी गोलियां डस डस करके लाश पर चला दी। गोलियों का हस्बे मामूल लाश पर कोई असर न हुआ। गोलियों ने लाश के बदन पर सुराख किए और देखते ही देखते वो सुराख अपने आप बंद हो गए। लाश गजाला के पास आकर रुक गई। गजाला का सारा खून खुश्क हो गया। लाश गजाला पर झुकी तो गजाला ने एक अलमनाक चीख मारी और वो बेहोश हो गई। लाश ने झुककर गजाला को बड़े गौर से देखा। उसके सर पर हाथ फेरते फेरते रुक गई। हाथ खींचकर पीछे कर लिया। फिर वो आहिस्ता से वापस पलटी और टूटे हुए दरवाजे में से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। यहाँ से बाथरूम में दाखिल हुई और उसके अकबी दरवाजे में से निकलकर
باہر رات کی سر تاریکی میں دریا کی طرف چل پڑی۔ آدھی رات کو بہرام انسپیکٹر سے اگلے روز ملنے کا وعدہ کر کے گاڑی میں بیٹھ کر اپنے بنگلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے غزالہ کو فون کرنا چاہا، مگر اس خیال سے کہ اس کی نیند خراب ہوگی اس نے فون نہ کیا۔ بنگلے پر پہنچ کر اس نے حسب عادت 2 بار کار کا ہارن بجایا اور کار گیراج میں رکھ دی۔ صدر دروازے کا تالا کھولا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے دونوں ملازم کل سے چھٹی پر تھے۔ اسے معلوم تھا کہ غزالہ گھر میں اکیلی ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ غزالہ ایک بہادر عورت ہے، اس لیے اسے کوئی خاص فکر نہیں تھی۔ پھر اس کے پاس ہر وقت بھرا ہوا ریوالور رہتا تھا اور فون بھی تھا، لیکن غزالہ کی خوابگاہ کا ٹوٹا ہوا دروازہ دیکھ کر وہ لرز گیا۔ 1 سیکنڈ کے اندر اندر وہ چھلانگ لگا کر غزالہ کے کمرے میں آ گیا۔ غزالہ اپنے بستر پر بے ہوش پڑی تھی۔ بہرام نے فوراً اس کے چہرے پر جگ میں سے پانی لے کر چھینٹے مارے۔ غزالہ کو ہوش آ گیا۔ کیا ہوا تھا غزالہ؟ تم خیریت سے ہو نا؟ ہاں۔ غزالہ پر کمزوری طاری تھی، مگر بہرام کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی کھوئی ہوئی ہمت واپس آ گئی۔ اس نے بہرام کو بتایا کہ آدھی رات کو وہی قاتل لاش اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ قاتل لاش؟ ہاں، وہ دروازہ توڑ کر میری خوابگاہ میں آ گئی۔ پھر میں نے ریوالور کی ساری گولیاں اس پر چلا دیں، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میری طرف بڑھتی چلی آئی۔ اس نے اپنا ایک لمبا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بہرام نے غزالہ کو حوصلہ دیا، اسے پانی پلایا۔ خدا کا شکر ہے کہ لاش نے تمہیں کچھ نہیں کہا، وہ بڑی آسانی سے تمہیں ہلاک کر سکتی تھی، مگر سوال یہ ہے کہ وہ میرے بنگلے پر کیوں آئی؟ غزالہ نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، کہیں وہ ناک؟ اچانک بہرام چونک پڑا۔ ضرور وہ اپنی ناک کی تلاش میں یہاں آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی بہرام خوابگاہ سے تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے میں آ گیا جہاں اس نے ایک الماری میں کٹی ہوئی ناک رکھی تھی۔ غزالہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا تھا، الماری کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر پڑا تھا اور ناک غائب تھی۔ بہرام سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر یہ ایک ثبوت بھی مجھ سے چھین لیا گیا۔ غزالہ بولی، یہ تو بہت برا ہوا۔ بہرام نے غزالہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم زندہ سلامت ہو۔ غزالہ سہم کر بولی، تم تصور نہیں کر سکتے کہ قاتل لاش کا چہرہ کس قدر ڈراونا ہے۔ اسے ایک نظر دیکھتے ہی میرے سارے بدن کا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ یقیناً ایک لاش ہے بہرام، چلتی پھرتی قوی ہیکل لاش۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسے بہت سے ٹکڑوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے۔ اس کے سارے جسم پر مصری ممی کی طرح خون میں لتڑی ہوئی پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ بہرام غزالہ کو لے کر اس کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں اس نے بتایا کہ کل رات کو لاش کو پکڑنے قبرستان جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے تم اپنی حفاظت کرنا، لاش بے حد خطرناک ہے۔ فکر نہ کرو غزالہ، ہم اسے پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ چلو اب تم سو جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا، میں تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ بہرام غزالہ کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا اور اگلے روز کی مہم کے بارے میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد غزالہ گہری نیند سو گئی۔ رات گہری ہو گئی تو دونوں ڈاکٹر لاش کو گرفتار کرنے نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنی کار کی ڈگی میں لوہے کا جال لپیٹ کر رکھ دیا تھا۔ آسمان پر چاند کہیں نہیں تھا، ستارے بھی بجھے بجھے سے تھے۔ سردی کی وجہ سے دھند چھائی ہوئی تھی۔ 1 روز پہلے کی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دونوں قبرستان کے قریب سے ہو کر پرانے کھنڈروں میں آ گئے۔ یہاں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اب انہیں یہ بھی خیال رہنے لگا تھا کہ کہیں ان کا پیچھا نہ کیا جا رہا ہو۔ انہوں نے گاڑی ایک شکستہ دیوار کی اوٹ میں کھڑی کر کے کچھ دیر کے لیے پیچھے دیکھا، اس خیال سے کہ کہیں پولیس کا کوئی سراغ رساں ان کا تعاقب تو نہیں کر رہا۔ پھر ڈگی میں سے جال نکال کر وہ غار کے اوپر والے ٹیلے پر آ گئے۔ ان کی اسکیم یہ تھی کہ وہ اوپر سے غار کے دھانے پر ٹارچ کی روشنی ڈالیں گے اور ہولے ہولے کسی کو آواز دیں گے۔ اگر لاش اندر ہوئی تو وہ روشنی دے کر اور ایک انسان کی آواز سن کر باہر آ جائے گی۔ جو ہی لاش غار کے دروازے پر نمودار ہوگی، وہ اوپر سے لوہے کا جال اس پر پھینک کر اسے جکڑ لیں گے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے جال کے ساتھ بجلی کے ایک تار ارتھ کر کے یعنی زمین میں گاڑ کر لگا دی تھی، اس خیال سے کہ وہ بجلی کے کرنٹ سے محفوظ رہیں۔ غار کے دہانے پر اوپر جا کر دونوں ڈاکٹر جال سمیٹ کر ایک پتھر پر بیٹھ گئے۔ رات بہت خاموش تھی۔ قبرستان کی جانب سے کسی کتے کے بھونکنے کی کمزور سی آواز آ رہی تھی۔ ارشد نے سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے ہمیں سگنل دے دینا چاہیے۔ ڈاکٹر فیصل نے اندھیرے میں ارشد کی طرف دیکھا
और फिर चारों तरफ निगाहें फेर कर बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि हमारा किसी ने ताक़ुब नहीं किया? मेरा तो ख्याल है हम इस वक्त यहाँ बिल्कुल तन्हा हैं। फिर ठीक है। डॉक्टर फैसल ने टार्च जलाकर उसकी रोशनी नीचे गार के मुंह पर डाली और उसके साथ ही अपना चेहरा नीचे करके आहिस्ता आहिस्ता लाश को आवाज़ें देने लगा, आ जाओ, हम बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ। डॉक्टर अरशद ने कहा, क्या तुम समझते हो कि लाश हमारी ज़ुबान समझ रही होगी? डॉक्टर, काश ऐसा हो सकता, मगर मेरी बनाई हुई लाश इंसान की बातें नहीं बल्कि ट्रांसमीटर की ज़ुबान समझती है, इसलिए उसे काबू करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार वो मेरे ट्रांसमीटर के पंजे में आ गई तो फिर सारी ज़िंदगी वो मेरी ग़ुलाम बनकर रहेगी। इस लाश को तो मौत नहीं आएगी डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, ये कभी नहीं मर सकती। हम तो एक दिन मर जाएंगे ना, ज़रूर मर जाएंगे। उसके बाद ये लाश जो तबाही मचाएगी, कभी उसके बारे में भी तुमने सोचा है डॉक्टर? डॉक्टर फैसल ने अरशद के कंधे पर हाथ मारकर कहा, डॉक्टर अरशद, फिक्र ना करो, मरने के बाद मैं भी ऑपरेशन में जाकर इसी तरह की एक लाश में तब्दील हो जाऊंगा और मरने के बाद भी इस लाश को कंट्रोल करता रहूंगा। लेकिन सवाल यह है कि तुम्हारी लाश को कौन कंट्रोल करेगा? मेरी लाश को तुम कंट्रोल करोगे और मेरे मरने के बाद क्या होगा, ये बात में देखा जाएगा। फिर उसने बात का मौजू बदलते हुए कहा, मालूम होता है लाश तक मेरी आवाज़ और हमारी बू नहीं पहुंचती, मैं एक बार फिर आवाज़ देता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर फैसल ने दोबारा मुंह नीचे करके लाश को 6-7 मरतबा पुकारा। फिर वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे गार के मुंह को तकने लगा, मगर लाश का वहां नामो निशान तक न था। डॉक्टर फैसल आध घंटा वहां इंतजार करता रहा। आखिर उसने इंतजार से तंग आते हुए कहा, मेरा ख्याल है लाश गार में नहीं अरशद। मेरा भी यही ख्याल है, वगरना अब तक वो बाहर आ चुकी होती। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि लाश अचानक हमारे पीछे से नमदार हो गई। डॉक्टर फैसल के इतना कहने पर अरशद ने डरते हुए अपने पीछे देखा। खुदा ना करे कि लाश अचानक हमारे सर पर आन खड़ी हो। ऐसा हो सकता है अरशद, और यकीन करो अगर आपके ऐसा हुआ तो लाश को गिरफ्तार किए बगैर न छोड़ूंगा। उन्होंने अंधेरे में बड़े गौर से अपने इर्द गिर्द देखा। वहां लाश का साया तक न था। उन्हें गार के मुंह पर जाल समेट कर बैठे 1 घंटा गुजर गया। इस दौरान में दोनों डॉक्टरों ने बारी बारी मिलकर और अलग अलग 10-11 मरतबा वक्फे वक्फे के साथ लाश को आवाजें दी। टार्च की रोशनी भी बार बार डाली, मगर लाश ने अंदर से कोई जवाब ना दिया। मुझे यकीन है लाश गार में नहीं है, तो फिर कहाँ है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि लाश गार के अंदर मौजूद नहीं है और हमारे यहां बैठे रहना फजूल है। तो क्या हम वापस चले चलें? इसके सिवा और चारा भी क्या हो सकता है अरशद? क्या गार के अंदर चल कर ना देखा जाए? डॉक्टर अरशद ने बड़ा दिल निकाल कर कहा। डॉक्टर फैसल ने अंधेरे में जरा मुस्कुराकर अरशद की तरफ देखा। ये तुम कह रहे हो अरशद? तो फिर और क्या हो सकता है डॉक्टर? अब ओखली में सर दे ही दिया है तो फिर वसवसों से क्या डरना? फैसल ने कोट के कॉलर ऊंचे करते हुए कहा, नहीं डॉक्टर, इसकी जरूरत नहीं। गार खाली है। लाश आज की रात किसी जगह वारदात करने गई है। खुदा खैर करे, सुबह जरूर 2-1 आदमियों के कत्ल की खबर पहुंचेगी। तो क्या आप वापस चला जाए? हाँ। दोनों डॉक्टर उठे। उन्होंने लोहे का जाल समेट कर कंधे पर रखा। कार के पास आकर डिक्की का ढकना खोलकर जाल अंदर रखा। कार में बैठकर शीशे चढ़ाए और स्टार्ट करके किले की तरफ रवाना हो गए। कार के अंदर बैठते ही उन्होंने फजा में मीठी मीठी गर्माइश सी महसूस की। बाहर बड़ी सर्दी थी। उनका रास्ता कब्रिस्तान के करीब से होकर गुजरता था। अभी वो कब्रिस्तान से काफी फासले पर थे कि डॉक्टर फैसल ने कार की रोशनियां बुझा दी और अंधेरे में बड़ी धीमी रफ्तार से कार चलाते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने डॉक्टर अरशद को बताया कि अब उन्हें कब्रिस्तान के इलाके से बहुत मोहतात होकर गुजरना होगा, इसलिए कि हो सकता है पुलिस ने वहां मुस्तकिल तौर पर अपने जासूस बिठा रखे हों। डॉक्टर फैसल का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। ठीक उस वक्त पूरी पुलिस गार्ड, मां पुलिस इंस्पेक्टर विलियम और जासूस बहराम के कब्रिस्तान में मौजूद थी। पुलिस ने गोरकन की झोंपड़ी के आगे दरवाजे के ऊपर दरख्तों में लोहे का जाल फैला रखा था। 4 सिपाही दरख्त के ऊपर चढ़े हुए उसके इंतजार में थे कि उन्हें इंस्पेक्टर की तरफ से टॉर्च की रोशनी का सिग्नल मिले और वो लाश के ऊपर लोहे का जाल फेंक दें। बाकी पुलिस और इंस्पेक्टर वगैरह झोंपड़ी के दरवाजे के करीब ही एक गड्ढे में छुपे हुए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी भी दरख्तों के नीचे छुपा रखी थी। गोया अगर उस वक्त डॉक्टर की कार कब्रिस्तान के करीब से गुजरती तो उन्हें जरूर पूछगिछ के लिए ठहरा लिया जाता और डिग्गी में जाल देखकर एक मामूली बच्चा भी यकीन कर लेता कि वो लाश को गिरफ्तार करने आए हैं। मेरा ख्याल है हमें गाड़ी यहीं रोक देनी चाहिए, डॉक्टर फैसल ने ब्रेक लगाते हुए कहा।
डॉक्टर अरशद ने हैरानी से फैसल की तरफ देखकर पूछा, मगर क्यों? मुझे फजा में खतरे की बू महसूस हो रही है अरशद। खतरा? कैसा खतरा? अभी बताता हूं। डॉक्टर फैसल ने कार का इंजन बंद कर दिया। वो गाड़ी से बाहर निकल आए। डॉक्टर फैसल ने अरशद के कंधे को आहिस्ता से दबाकर कहा, मुझे यकीन है कि कब्रिस्तान में पुलिस मौजूद है। पुलिस वहां आधी रात को क्या कर रही है? तुम बहराम जासूस को नहीं जानते अरशद? वो बड़ा होशियार आदमी है। मैं आज तुम्हें बताता हूं कि उसे मालूम हो चुका है कि हमने एक लाश को तख्लीक किया है जो कत्ल की वारदातें करती फिरती है। अरशद ने ताज्जुब से कहा, तो फिर पुलिस हमें गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती डॉक्टर? उनके पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है। जो ही उन्हें कोई सबूत मिल गया वो हमें जरूर गिरफ्तार कर लेगी। हमारी अब यही कोशिश होनी चाहिए कि पुलिस के हाथ कोई सबूत न लगने पाए। इसीलिए मैंने लेबॉर्ट्री में उस रोज तमाम सुराग और निशानात मिटा दिए थे। क्या कब्रिस्तान में इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर भी मौजूद है? मुझे यकीन है कि इस वक्त कब्रिस्तान में जासूस बहराम भी मौजूद है और वो लाश को पकड़ने आए हैं। ये कैसे हो सकता है? बहरहाल ये हो रहा है, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। दोनों डॉक्टर रात के अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम रखते जंगल में से होकर कब्रिस्तान के पिछवाड़े की तरफ चल पड़े। डॉक्टर फैसल कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो एक ऐसी जगह आकर रुक गया जहां से नीम अंधेरे में उन्हें दरख्तों के नीचे गोरकन की झोंपड़ी साफ दिखाई दे रही थी। बस यहां ठहरकर तमाशा देखो। कब्रिस्तान में अंधेरा फैला हुआ था, मगर सितारों की हल्की की रोशनी में उन्हें झोंपड़ी का अध खुला दरवाजा साफ नजर आ रहा था। वहां खामोशी छाई हुई थी। डॉक्टर अरशद ने कहा, मगर डॉक्टर यहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। डॉक्टर फैसल ने सरगोशी के से अंदाज में कहा, यहां सब लोग मौजूद हैं अरशद, तुम देख नहीं रहे कि झोंपड़ी का दरवाजा आधा खुला है? आखिर ये किस लिए है? गोरकन को क्या जरूरत थी कि वो दरवाजा खुला छोड़कर सोए, जबकि यहां उसे जान का खतरा है? फिर दरवाजा क्यों खुला है? इसलिए कि लाश को गिरफ्तार करने के लिए जाल फैलाया गया है। जिस स्कीम में हम नाकाम होकर आ रहे हैं, पुलिस उसमें कामयाब होने की कोशिश कर रही है। मगर लाश को क्या जरूरत पड़ी है कि वो कब्रिस्तान में जाएगी? कल से नया गोरकन आ गया है, मैं ये बात भूल गया था। लाश जरूर आज रात उसको हलाक करने आएगी। वैसे अच्छा हुआ कि हम भूल गए। अगर गलती से कब्रिस्तान में निकल आते तो पुलिस के जाल में फंस जाना यकीनी था। तुम ठीक कह रहे हो, मगर सवाल यह है कि अगर लाश कब्रिस्तान में ना आई तो? लाश जरूर आएगी अरशद, तुम देखते जाओ। वो भी बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर नीम रोशनी में पुलिस इंस्पेक्टर और जासूस बहराम नजर आए, जो झोंपड़ी के दरवाजे के पास आकर रुके। कुछ देर दरवाजे को देखते रहे, फिर उन्होंने ऊपर दरख्त की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कुछ कहा और दोबारा अंधेरे में दरख्तों के नीचे जाकर छुप गए। डॉक्टर फैसल ने कहा, तुमने देखा अरशद, सब लोग मौजूद हैं। उन्होंने लाश को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना रखा है, मगर वो सख्त नाकाम होंगे। पुलिस अपने कुछ सिपाहियों को मरवा कर यहां से जाएगी। बड़ी गलती कर रहे हैं ये लोग। नहीं अरशद, इन्हें कानून के तकाजे पूरे करने हैं। वो लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, मैं उनका एहतराम करता हूं। वो तो जान की बाजी लगाकर बैठे हैं। फिर अचानक डॉक्टर फैसल ने फजा में उसी किस्म की बू महसूस की जैसी कि लाश के नमदार होने से कुछ देर पहले आया करती है। उसने अरशद का कंधा दबाकर कहा, लाश यहीं कहीं मौजूद है अरशद। वो एक तरफ ईंटों के ढेर की ओट में हो गए। उनके आसपास सिवाय अंधेरे और वीरान जंगली झाड़ियों के और कुछ न था। मेरा तो ख्याल है डॉक्टर, हमें अपनी जान बचानी चाहिए। घबराओ नहीं अरशद, लाश की बू कब्रिस्तान की तरफ से आ रही है। मालूम होता है लाश मौत बनकर पुलिस के सरों पर मंडला रही है। तमाशा शुरू होने वाला है, देखते रहो। दोनों डॉक्टर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर कब्रिस्तान के उस खाली खाली हिस्से को देखने लगे जहां गोरकन की झोंपड़ी थी, जिसका आधा दरवाजा खुला था। उनके दिल धड़क रहे थे। उन्हें यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी का कोई अजीब व गरीब तमाशा देखने वाले हों। आखिर पर्दा उठ गया और खेल शुरू हो गया। झोंपड़ी के अकब से अंधेरे में से लाश का सफेद सफेद हेवला सा नमदार हुआ और झोंपड़ी के दरवाजे के पास आकर रुक गया। अरशद, लाश आ गई। डॉक्टर फैसल ने सरगोशी की। अरशद ने देखा कि लाश झोंपड़ी के दरवाजे के सामने खड़ी थी और वो पत्थर का मुजस्समा मालूम हो रही थी। फिर लाश में हरकत पैदा हुई। उसने आगे बढ़कर दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारा। दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। लाश झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गई, मगर झोंपड़ी के अंदर कोई भी नहीं था। लाश की हरकत से साफ मालूम हो रहा था कि वह झंझलाई हुई है, इसलिए कि उसे इंसान की तेज बू बार बार आ रही थी, मगर इंसान उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर फैसल को खूब मालूम था कि इस वक्त लाश को अपने सामने देखकर जासूस बहराम और पुलिस इंस्पेक्टर के दिल पर क्या गुजर रही होगी। वो तो ये सोच सोच कर खुश हो रहे होंगे कि उन्होंने मैदान मार लिया, मगर उन्हें क्या खबर थी कि लाश को गिरफ्तार करना खाला जी का घर नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर और बहराम उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि लाश झोंपड़ी के सामने से हट कर उस दरख्त के नीचे आ जाए
जिसकी शाखों में सिपाही जाल लिए बैठे थे, मगर लाश अपनी जगह से नहीं हिल रही थी। वो झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे के ऊपर खड़ी खाली झोपड़ी को तके जा रही थी, गोया कोई बात उसकी तवक्को के खिलाफ हो गई हो और वो उसे समझने की कोशिश कर रही हो कि ऐसा क्यों हुआ है। अचानक लाश अपनी जगह से हटी और चलती हुई ऐन उस दरख्त के नीचे आ गई जिसके ऊपर पुलिस के सिपाही जाल पकड़े बैठे थे। इंस्पेक्टर उसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। उसने बटन दबाकर टॉर्च रोशन कर दी और सिग्नल दे दिया। लाश ने पलटकर रोशनी की तरफ देखा, मगर इस असना में सिपाहियों ने सिग्नल पाकर दरख्त के ऊपर से लोहे का मजबूत और वजनी जाल लाश के ऊपर फेंक दिया था। लोहे के जाल का लाश के ऊपर गिरना था कि उसमें 1 लाख किलोवाट की बिजली दौड़ गई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। शोला सा बुलंद हुआ जिसकी रोशनी में डॉक्टर ने देखा कि लाश गजब में आ गई। उसने एक जोरदार 2 हथड़ मारकर दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंका। चारों सिपाही चीख मारकर नीचे आन गिरे। लाश ने 2 को अपने हाथों में दबोच लिया और 2 को पांव तले कुचल दिया। देखते ही देखते लाश ने चारों सिपाहियों के सर काटकर उछाल दिए। इंस्पेक्टर और दूसरे सिपाहियों ने फायरिंग शुरू कर दी, मगर गोलियों का लाश पर कोई असर न हुआ। लाश ने जिधर से गोलियां चल रही थी उधर को बढ़ना शुरू कर दिया। पुलिस इंस्पेक्टर बहराम और दूसरे सिपाही गढ़ों में से निकलकर अपनी गाड़ियों की तरफ उठ दौड़े। डॉक्टर ने जीप के स्टार्ट होने की आवाज सुनी और फिर वो जंगल में दूर से दूर होती चली गई। लाश झोंपड़ी के बाहर तन्हा खड़ी थी। उसने जोर से हाथ मारकर झोंपड़ी की दीवार गिराई और कदम कदम चलती कब्रिस्तान के अंधेरे में गुम हो गई। इसके साथ ही डॉक्टर फैसल और अरशद ईंटों के ढेर में से निकले और भागकर अपनी कार में सवार हुए और उसे स्टार्ट करके बड़ी तेजी से किले की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। डॉक्टर फैसल ने लाश को कैसे काबू किया? लाश ने कौन कौन से भयानक जुर्म डॉक्टरों के इशारे पर किए? डॉक्टर का क्या अंजाम हुआ? ये सब कुछ तीसरी और आखिरी किस्त में मुलाहिजा कीजिए और उस वीडियो का लिंक इसी